हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जाम की दृष्टि से, और राजस्थान बोर्ड में लगभग एक क्वेश्चन इसमें से आना तय है। गाउस के नियम के 4-5 अनुप्रयोग हैं, जिन अनुप्रयोगों में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता है। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर लगभग हम 2 से 3 वीडियो बनाने वाले हैं। आज का लेक्चर रहेगा और आने वाले 2 लेक्चर भी गाउस के नियम पर ही रहेंगे, तो बहुत ध्यान से सबको देखना है। सभी अनुप्रयोगों में कुछ हिस्सा समान रहेगा, तो आपको ज्यादा ध्यान आज के इस लेक्चर पर देना है। आज का लेक्चर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल इसी की थीम पर आगे के लेक्चर चलने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो गाउस के नियम के जो 4-5 अनुप्रयोग हैं, उनमें से हमारा जो पहला अनुप्रयोग है वो है बच्चों अनंत लंबाई के समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। आपको एक चालक तार दिया गया है, उसकी लंबाई है अनंत और उस पर समान रूप से आवेश फैला हुआ है, उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो हमें इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे, फर्स्ट और सेकंड, तो आप पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए ध्यान से। सबसे पहला तरीका, जैसी आकृति आपको क्वेश्चन में दी जाए उस आकृति पर ही विचार करना है। जैसे कि मुझे यहां विचार करना होगा चालक तार पर, तो मुझे एक तार लेना होगा। अगर ये चालक गोला होता तो मैं गोला लेता, अगर ये चालक प्लेट होती तो मैं चालक प्लेट लेता। अलग अलग आकृतियां जैसी भी वो बोलेगा। तो इसने बोला है चालक तार, बहुत अच्छा। और अनंत लंबाई का, उस तार की लंबाई कितनी है? अनंत। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो आप अनंत लंबाई का एक तार बनाइए। ध्यान से देखना बोर्ड पर। मान लीजिए ये लो, यहां बनाता हूं, ये आपका एक तार है। देखिए तार है तो सिंपल, जिसका नाम दे दिया आपने ए बी। क्या नाम दिया? ए बी। पर तार सीमित लंबाई का नहीं है बच्चों, अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का तार कैसे बनाओगे? बड़ा सरल तरीका है। आप ऊपर डैश डैश लगा दें और इसके नीचे भी डैश डैश लगा दें, तो आप समझ चुके होंगे कि ये तार ऊपर भी अनंत लंबाई तक है और ये तार नीचे भी अनंत लंबाई तक है। जैसा इसने हेडिंग बोला अनंत लंबाई का चालक तार, तो ये ले लिया हमने अनंत लंबाई का चालक तार। अब चूंकि अनंत का अध्ययन आप एक साथ तो कर नहीं सकते, इसलिए हमने कोई इसका हिस्सा मान लिया तार का, कि मान लेंगे कि माना जो ए बी है वो अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है। भैया विचार करो, अनंत लंबाई का तार क्या है? मैं जिंदगी भर तार बनाता रहूं तब भी खत्म नहीं होगा। तो अनंत लंबाई दिखाने के लिए मैंने ऊपर डैश डैश लगा दिया और मैंने नीचे डैश डैश लगा दिया। ठीक है ना? तो हमने अनंत लंबाई का क्या मान लिया? एक तो तार मान लिया। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि अनंत लंबाई के समरूप आवेशित जो तार है उस पर आवेश होना चाहिए। अब इसको अगर आप आवेश दोगे, तो अब अगर आपको पहले के लेक्चर पता है कि मैंने आपको एक सबसे पहले लेक्चर में वितरण पढ़ाए थे, आवेश वितरण 3 प्रकार से, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। अब इस तार को मान लो मुझे क्यू आवेश देना है, तो बच्चों इस तार पर आवेश लंबाई के अनुदिश तो जाएगा। भाई तार पर जो आवेश आएगा वो रेखीय आवेश वितरण होगा। अगर आप इसको क्यू आवेश देते हो ना, तो देखो ये क्यू आवेश यहां सुनो, इस तार पर समान रूप से फैल जाएगा। मान लो हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया और ये प्लस क्यू आवेश इस तार पर समान रूप से फैल जाएगा। हाँ है ना? 2 लाइन तैयार हो गई कि माना जो ए बी है, आपको ए बी दिखाना बोर्ड पर, कि माना ए बी अनंत लंबाई के तार का एक छोटा हिस्सा है। सबसे पहली बात तो, जिस पर क्यू आवेश, कितना आवेश लिया है मैंने? क्यू, समान रूप से फैला हुआ है। थोड़ी अगर दिमाग लगाने वाली बातें करूं तो वितरण रेखीय है, और जब भी वितरण रेखीय होगा तो मैं बात करूंगा लैम्बडा की। मतलब यहां पर बात किसी की जाएगी लैम्बडा की, याद है ना? रेखीय आवेश घनत्व। अगर ए बी की लंबाई मान लो एल है और क्यू आवेश दिया आपने, तो यहां से लैम्बडा का सूत्र तैयार हो गया बच्चों। कितना? क्यू अपॉन एल। आगे मैं इसको काम में लूंगा, ध्यान रखना। वितरण रेखीय है इसलिए लैम्बडा की बात की है। अगर पृष्ठीय होता तो सिग्मा की बात करता, और आयतन होता तो रो की बात करता। यहां तक कहानी क्लियर समझ में आई? आप एक एक पॉइंट पर विचार करें, पर
छोटा सा हेडिंग है, लेकिन मैं फुल आज के लेक्चर में सिर्फ इसी को बढ़ाने वाला हूं। आप उन चीजों को सोचना सीखें कि आपको आगे चीजें कैसे कवर करनी होंगी। इसने कहा अनंत लंबाई का समरूप आवेशित चालक तार है, उसकी वजह से क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो पहले मैंने अनंत लंबाई का तार माना, अब चूंकि अनंत लंबाई तो बहुत बड़ा है इसलिए एक हिस्सा मान लिया ए बी, कि माना ए बी अनंत लंबाई के तार का एक छोटा हिस्सा है, इस पर प्लस क्यू आवेश मान लिया समान रूप से फैला हुआ है। क्लियर। और हमें अब इस तार का कोई मध्य बिंदु ले लीजिए बच्चों, कहीं भी टिक कर दो ये लो, कि हमें इसके मध्य बिंदु ओ से, कहां से, मध्य बिंदु ओ से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी कितनी मान लें, आर, हमें इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई पॉइंट ले लीजिए पी, कहीं भी ले सकता हूं जहां मेरी इच्छा हो, इधर इधर जहां आपकी इच्छा हो। हमें मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। एक तरीके से विचार करें, क्वेश्चन बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए। अनंत लंबाई का एक तार लिया, उसका एक हिस्सा मान लिया हमने ए बी, क्यू आवेश फैला हुआ है, वितरण रेखीय है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब भी वितरण रेखीय है तो मैं लैम्बडा की बात करूंगा, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने इसका कोई मध्य बिंदु मान लिया ओ, और कुछ दूरी आर पर हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर है कहानी यहां तक। अब इस हेडिंग के दो हिस्से होंगे भाई, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है ना, तो पहली हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट में बच्चों मैं निकालूंगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में तो हम विद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे, दिशा। क्लियर। और सेकंड पॉइंट में हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण, अलग अलग, दिशा अलग निकालूंगा और परिमाण कैसे निकालूंगा अलग। विचार करते हैं ध्यान से। पहली हेडिंग हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। अब सोचिए भाई, विद्युत क्षेत्र पूरे तार का एक साथ निकाल पाना संभव नहीं है। आप पूरे तार का विद्युत क्षेत्र एक साथ नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं क्या करता हूं, एक अल्पांश मानता हूं। क्या करते हैं, एक अल्पांश। जैसे हमने मध्य बिंदु ओ से दिशा ज्ञात करनी है ना, तो दिशा ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु से ऊपर कुछ दूरी पर एक अल्पांश मान लिया। अब चूंकि जो आपने अल्पांश माना है वो लंबाई पर माना है, तार लंबाई तो है, तो लंबाई पर माना है, तो इस अल्पांश का नाम दे दो आप DL1 सपोज। क्या मान लिया, DL1 अल्पांश है। देखो लंबाई के अंदर से इसलिए L, अल्पांश है इसलिए DL, और पहला है इसलिए DL1। अगर क्षेत्रफल पे अल्पांश माना होता तो DA1 आता। तो मैंने क्या किया, मध्य बिंदु O से कुछ ऊपर एक अल्पांश मान लिया DL1, और जितना ऊपर अल्पांश माना उतना ही नीचे एक अल्पांश और मान लिया। ये लो, इसको दूसरा अल्पांश कह दो DL2। दो अल्पांश क्यों माने, आप सोचिए ध्यान से। इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र, भाई यहां प्लस आवेश है एक तरीके से, अब यहां मान लो कि इस जगह प्लस आवेश है और यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो तरीका क्या बताया कि मैंने प्लस आवेश धक्का देगा और माइनस खींचेगा, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर रहा होगा। थोड़ा अल्पांश ऊपर मानता तो इधर होता। देखो जब अल्पांश चेंज कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज हो रही है क्षेत्र की। यह अल्पांश है, ये अल्पांश है, तो इसका तो क्षेत्र शायद इधर है, ठीक है ना। तो ऊपर अल्पांश मानता तो क्षेत्र कहीं और हो जाता। तो जब विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल रही होती है तो हमें दो अल्पांश लेने होते हैं, एक तो ऊपर और एक नीचे। क्यों, इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तो दिशा ज्ञात करने के लिए आपने दो अल्पांश माने, एक तो मध्य बिंदु से ऊपर माना और एक जितना ऊपर माना उतना ही का माना नीचे, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। पहला अल्पांश DL1 और दूसरा अल्पांश DL2, दो अल्पांश माने। इन अल्पांशों के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, ध्यान से देखिए, वो परिमाण में तो कैसा होगा, समान। क्यों, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं, विचार करिएगा। जितना आवेश DL1 पर है उतना ही आवेश DL2 पर है, क्योंकि आवेश तो हर जगह बराबर फैला हुआ है, समरूप आवेशित नाम लिया है इसने। जितनी दूरी DL1 की P से है उतनी ही दूरी DL2 की P से है। भाई ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे तो हैं, ये कॉमन है
ये दोनों बराबर हैं तो ये भी तो आपस में बराबर होंगी। विद्युत क्षेत्र दो ही बातों पर डिपेंड करता है, आवेश पर और दूरी पर। तो जितना आवेश dl1 पर है उतना ही आवेश dl2 पर है, जितनी दूरी dl1 की है उतनी ही दूरी dl2 की है। अब आवेश भी बराबर है और दूरी भी बराबर है, तो dl1 और dl2 के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो परिमाण में तो कैसा होगा, समान, और दिशाओं में चित्रानुसार। भाई ये अल्पांश इधर धक्का देगा तो ये बन जाएगा आपका dE1, और ये अल्पांश आपको ऊपर धक्का देगा तो ये बन जाएगा आपका dE2। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? जरा ध्यान से देखें, बहुत ढंग से समझना है आज का लेक्चर भाई। नहीं समझ में आए वीडियो रिवर्स करें और वापस देखें अच्छे तरीके से, 2-3 बार देखें, क्योंकि आज की हेडिंग क्लियर हो गई तो आने वाले 2 लेक्चर, ये माना 4 नंबर पक्के हैं आपके। हेडिंग है अनंत लंबाई के समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि अच्छा एक चालक तार मानो जिसकी लंबाई कितनी हो, अनंत। अनंत के लिए मैंने क्या लगाया, डैश डैश डैश, उसका एक स्मॉल हिस्सा मान लिया ए बी, उस पर आवेश डाल दिया। वितरण को देख के समझ में आया है तो रेखीय वितरण है, मतलब लैम्बडा की बात कर ली, यहां तक कहानी क्लियर है। और लैंग्वेज बन गई कि माना ए बी अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है जिस पर क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। हमें इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर मैंने 2 पॉइंट बनाए। फर्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, और सेकंड है परिमाण ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बनाया, दिशा ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु O से ऊपर और नीचे समान दूरियों पर, जितना ऊपर है उतनी दूरी नीचे है ना, 2 अल्पांश लिए। पहला अल्पांश है dl1 और दूसरा अल्पांश है dl2। क्लियर? इन अल्पांशों के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो परिमाण में तो कैसा होगा, समान। क्यों समान होगा? क्योंकि दोनों पर आवेश बराबर है और दोनों की दूरियां भी बराबर है पीछे। विद्युत क्षेत्र मतलब dE1 और dE2, मैं लिख दूं नीचे भले चाहूं तो आप, कि जो dE1 का परिमाण है वो किसके बराबर है, dE2 के बराबर है। परिमाण तो कैसे है, समान, और दिशाएं कैसी हैं इनमें, चित्रानुसार। अब सोचिए dE1 और dE2 दो विद्युत क्षेत्र बन गया। पैसे विचार करें, अध्यारोपण का सिद्धांत पहले वाले पाठ का। तो अगर दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते तो जुड़ जाते, याद है ना आपको। विपरीत दिशा में होते तो घट जाते। अक्ष कहानी याद है, अक्ष की, अक्ष पर EA और EB विपरीत दिशा में थे और ये अलग अलग दिशाओं में है। ये तो कहानी ऐसी है, कुछ निरक्ष पर था, याद करो, 2 अलग अलग डायरेक्शन में था तो आपने घटक तोड़े थे। तो जब विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न दिशाओं में हो तो घटक तोड़े जाएंगे। मतलब मैं यहां पर क्षैतिज घटक तो लूंगा इस लाइन पर, एक तरीके से एक्स बन गया, और ऊर्ध्वाधर घटक लूंगा मैं इस लाइन पर। घटक काटने होंगे। मान लो कि ये कोण थीटा है, सब कुछ ये कोण कितना है, थीटा। तो समानता से ये नीचे वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जैसा त्रिभुज ऊपर वाला है, ये 90 डिग्री का बन रहा है ना, इसमें ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो जैसा त्रिभुज ऊपर वाला है वैसा ही त्रिभुज नीचे वाला है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा है, बिल्कुल। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, सीध साई वो कोण हो गया। और नीचे वाला थीटा है, ये ऊपर वाला भी थीटा ही है। क्लियर है? अब घटक काटते हैं। तो पहले घटक काटूं मैं dE1 का। तो dE1 का देखो, इस अक्ष पर और इस अक्ष पर घटक आने वाला है, तो ये घटक तो आएगा इधर और एक घटक आएगा नीचे। तो चूंकि ऊपर कोण दिया गया है तो ऊपर जो घटक आएगा वो आएगा dE1 cos थीटा, और नीचे जो घटक आएगा वो आएगा dE1 sin थीटा। क्लियर है यहां तक? इसी प्रकार जब dE2 को घटकों में तोड़ेंगे तो एक घटक तो आएगा इसका नीचे और एक घटक आएगा इसका ऊपर। तो नीचे कोण दिया हुआ है तो नीचे तो आएगा dE2 cos थीटा और ऊपर आएगा dE2 sin थीटा। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ध्यान से देखना, मैं ये पूरा डायग्राम दोबारा बनाता हूं, आप अच्छी तरीके से देखिए, ध्यान से बोर्ड पर देखिए वापस देखो। देखिए हमें क्या करना था, वापस देखिएगा भाई पूरी कहानी स्टार्टिंग से। हमें क्या करना था, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी थी। अब आप मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करना। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी थी, तो दिशा ज्ञात करने के लिए आपने एक चालक तार माना अनंत लंबाई का।
ठीक है भैया, इसका नाम दे दिया ए बी, कि माना ए बी अनंत लंबाई के तार का एक छोटा हिस्सा है। अब समरूप आवेशित समान रूप से आवेश डालना है, तो आपने प्लस क्यू आवेश समान रूप से बांट दिया। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा कि वितरण रेखीय है, और जब भी वितरण रेखीय होगा तो मैं जरूरत पड़ने पर किसकी बात करूंगा, लैम्बडा की। तो साइड में लिख लो मेरी सहायता के लिए कि लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। ये आपको समझ में आ गया होगा शायद यहां तक, ठीक है। हमें क्या करना है कि मध्य बिंदु लिया हमने कहीं भी, ये लो मध्य बिंदु ओ से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने पी, और यहां हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया है जहां मुझे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब दो हेडिंग हो गई इसमें, पहले दिशा ज्ञात करूंगा और फिर क्या ज्ञात करूंगा, परिमाण। तो दिशा ज्ञात करने का तरीका क्या है, अब इसको अच्छी तरह समझ लेना भाई। आपको मध्य बिंदु से ऊपर, और जितना ऊपर उतना ही नीचे, दो अल्पांश लेने होंगे। पहला अल्पांश हो गया dl1 और दूसरा अल्पांश हो गया dl2। मध्य बिंदु से ऊपर और नीचे दो अल्पांश dl1 और dl2 लेते हैं। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और धक्का देना ना भाई प्लस है इसलिए, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहीं इधर होगा। पहला अल्पांश है डी अल्पांश है, इसलिए अल्पांश विद्युत क्षेत्र dE1 और ये भी dE2। अच्छा, जो परिमाण है वो dE1 का और dE2 का कैसा होगा, समान। समान क्यों होगा, क्योंकि dl1 और dl2 दोनों की ही P से दूरी बराबर है ना, और जितना अल्पांश dl1 पर है उतना ही अल्पांश dl2 पर, आवेश dl1 पर है उतना ही आवेश dl2 पर है। अब यार मैंने देखा कि मुझे तो परिणामी देखना होगा, तो परिणामी देखने के लिए क्या dE1 और dE2 एक ही दिशा में ना, एक दिशा में होती तो जुड़ जाती, विपरीत दिशा में होती तो घट जाती। ये तो भिन्न भिन्न दिशाओं में है, तो भिन्न भिन्न दिशा में है तो आपको यहां घटक तोड़ने होंगे। इस लाइन के ऊपर क्षैतिज घटक और इस लाइन के ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक। क्लियर। मान लो कि ये कोण थीटा है, तो समानता से ये नीचे वाला कोण भी थीटा है, क्योंकि दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, ये ऊपर का थीटा है तो यहां ये नीचे का थीटा है, शीर्षा में कोण हो गए। यहां नीचे का थीटा है तो ये ऊपर का भी थीटा है। क्लियर। अब आपको घटक तोड़ने हैं, तो पहले dE1 के घटक तोड़े, तो dE1 का एक घटक आएगा इधर और एक घटक आएगा इधर। क्लियर है। ऊपर घटक कितना आ जाएगा, dE1 cos थीटा, ऊपर कोण दिया हुआ है, जिधर कोण होता है उधर cos घटक लेते हैं, और नीचे घटक कितना आ जाएगा, dE1 sin थीटा। इसी तरीके से dE2 का एक घटक तो आ जाएगा नीचे और एक घटक चला जाएगा ऊपर, तो dE2 का नीचे कोण दिया हुआ है तो नीचे घटक तो आ गया dE2 cos थीटा, और ऊपर घटक कितना आ गया, dE2 sin थीटा। कहानी समझ में आई। मैं यहां तक की लैंग्वेज एक बार बोल के दिखाता हूं, लिखना नहीं है अभी, समझो खाली कि माना ए बी अनंत लंबाई के तार का एक छोटा हिस्सा है जिस पर क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। आप बोलने का प्रयास करें साथ में। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर पॉइंट नंबर 1, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु ओ से ऊपर और समान दूरी पर नीचे दो अल्पांश dl1 और dl2 की कल्पना करते हैं। इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में तो समान और दिशाओं में चित्रानुसार होगा। जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया गया, ये घटक थोड़े मैंने ध्यान रखना, जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया गया तो ऊर्ध्वाधर घटक है, ध्यान से देखियो, ऊपर घटक है dE2 sin थीटा और नीचे घटक है dE1 sin थीटा, और dE1 dE2 बराबर है। तो भैया ऊर्ध्व घटक जितना ऊपर जा रहा है उतने कहां जा रहा है, नीचे। तो ये परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होने के कारण जो ऊर्ध्व घटक हैं वो समान परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, मतलब ये घटक आपस में कैंसिल हो गए। और जो क्षैतिज घटक हैं
वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। मेरी बात समझिए आप। आपने दो अल्पांश लिए ना, दो विद्युत क्षेत्र बने, घटक घटक तोड़े, तो ऊर्ध्व घटक तो क्या हो गए कैंसिल, और क्षैतिज घटक जुड़ गए। अब आपने दो अल्पांश लिए तो इधर दो विद्युत क्षेत्र जुड़ गए। इस तार पर आप कितने अल्पांश मान सकते हो? एक तार को आप कितने अल्पांशों के रूप में तोड़ सकते हो? तो भैया अल्पांश तो इस पर अनंत बन सकते हैं। जब अनंत अल्पांश बन सकते हैं, इस तार को अनंत अल्पांशों में बांट दें तो इधर इधर जुड़ते जाएंगे घटक आपस में, हर दो दो के जोड़े इधर जुड़ते जाएंगे। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र बनने वाला है वो इस दिशा में बनने वाला है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ई वेक्टर, वो इस दिशा में होगी। पहला पॉइंट यही था, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात। यहां तक कहानी समझ में आई? एक बार आप पहले फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लें, तो अब आप कॉपी पेन निकालें और भैया नोट करें। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके हेडिंग लगा लीजिए नोट्स में, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। उसमें पहली हेडिंग लगा लीजिए, अनंत लंबाई के समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ये तो आप स्क्रीन पॉज करके आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें लिखो, पहले मैं कहूं जिस तरीके से, ये मैं हेडिंग हो गई। अब इसमें आप लिखिए कि माना ए बी, कैपिटल ए बी, माना ए बी अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है। माना ए बी अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है। माना ए बी अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है। माना ए बी अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। माना ए बी अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। हमें मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, हमें मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, हमें मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फटाफट देख लेना, कोई छूट गया हो तो भाई। माना ए बी अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। हमें मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर एकदम बिल्कुल? इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रोमन संख्या में लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। फर्स्ट पॉइंट बनाओ और फर्स्ट पॉइंट में लिखो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। ठीक है, और स्क्रीन पॉज करके ये पूरा डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया वही सब लैंग्वेज बनाऊंगा, रटने की कतई आवश्यकता नहीं है भाई। स्क्रीन पॉज कर लें और ये डायग्राम बना दें। ठीक है, अब मैं आगे बोलता हूं, लिखो नीचे। अगर डायग्राम में कोई त्रुटि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप देख लेना, उसके हिसाब से ना मैं बोल देता हूं। देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए
डायग्राम स्क्रीन को पॉज करके बनाना है। उसके बाद लिखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु O से, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु O से ऊपर तथा नीचे समान दूरियों पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु O से ऊपर तथा नीचे समान दूरियों पर दो अल्पांश, समान दूरियों पर दो अल्पांश dl1 तथा dl2 की कल्पना करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम चालक तार पर मध्य बिंदु O से ऊपर तथा नीचे दो अल्पांश dl1 तथा dl2 की कल्पना करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम O से ऊपर तथा नीचे दो अल्पांश dl1 तथा dl2 की कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं। आगे देखो, इन अल्पांशों के कारण, जो dl1 और dl2 हैं, इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। और ब्रैकेट में लिखना dE1 बराबर dE2। इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान, ब्रैकेट में लिखिएगा dE1 बराबर dE2। इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान, ब्रैकेट में dE1 बराबर dE2 तथा दिशाओं में चित्रानुसार होंगे। चित्र आपने बना लिया है। इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और दिशाओं में चित्रानुसार होंगे। क्लियर है एकदम, बिल्कुल दिशाओं में चित्रानुसार होंगे। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, दोबारा देखना। माना ए बी अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। हमें मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। पॉइंट नंबर 1, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। ये डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए O से ऊपर और नीचे समान दूरियों पर दो अल्पांश dl1 और dl2 की कल्पना करते हैं। इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और दिशाओं में चित्रानुसार होगा। क्लियर है यहां तक? आगे, जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है,
जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर घटक, ये दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर भाई, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर घटक, यहां से देखो DE2 और DE2 sin थीटा और DE1 sin थीटा की बात कर रहा हूं मैं, है ना, लिखना नहीं है इसके लिए, आगे लिखिए। जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण, ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण तथा विपरीत दिशा, ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में होने के कारण ऊर्ध्व घटक समान परिमाण व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। मतलब जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्व घटक समान परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। जबकि क्षैतिज घटक, ये वाले, जबकि क्षैतिज घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक परस्पर जुड़ जाते हैं। जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया गया तो ऊर्ध्व घटक समान परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक, ये वाले घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, क्षैतिज घटक परस्पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे लिखिए इसमें, इसी प्रकार संपूर्ण तार को अल्पांशों में बांट दिया जाए, इसी प्रकार संपूर्ण तार को अल्पांशों में बांट दिया जाए, इसी प्रकार संपूर्ण तार को अल्पांशों में बांट दिया जाए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार संपूर्ण तार को अल्पांशों में बांट दिया जाए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में मिलेगा? ओपी दिशा में प्राप्त होता है। संपूर्ण तार को अल्पांशों में बांट दिया जाए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ओपी दिशा में प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग थी। इसमें तार में कौन सी? विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। डायग्राम नहीं बनाया हो तो डायग्राम आप स्क्रीन पॉज करके बना लीजिए। क्लियर? हाँ तो बच्चों, अब इसी में तार में दूसरी हेडिंग है विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। अभी तक हम तार की दिशा निकाल चुके हैं। देखो, जब भी मुझे दिशा निकालनी होगी मैं आकृति पर मध्य बिंदु से ऊपर नीचे दो अल्पांश लिया करूंगा, उनकी विद्युत क्षेत्र बनाया करूंगा, घटकों में तोड़ूंगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा और एक जुड़ जाएगा। इससे मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। परिमाण कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, अच्छी बात। परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं तार मानता हूं, वही तार जो अनंत लंबाई का मैंने बना रखा है। देखो ये वाला तार मान लेते हैं। सपोज कि अनंत लंबाई का तार है, ठीक है ना। ये भी मान रखा है आपने इसको, और आपने इस पर आवेश दिया हुआ है, क्योंकि आवेश होगा तभी तो विद्युत क्षेत्र होगा ना भाई। अच्छा जी, अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए बच्चों गाउसीय पृष्ठ मानना होता है। कौन सा पृष्ठ? कल भी मैंने नाम लिया था, आज मैं इसको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ क्या होता है ध्यान से देखिए। गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। इस गाउस पृष्ठ को बहुत ध्यान समझिए और थोड़ा दिमाग में सोचें, आप खुद लाओगे फिर। गाउस पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता कैसी हो, समान। अब आप सोचें कि इस तार के लिए गाउस पृष्ठ कैसे बनाओगे, तो सोचिए, ये हमने कोई तार मान लिया। अब सोचो आप एक मिनट के लिए, इस तार में एक छोटा सा हिस्सा मान के देखो, बिंदु आवेश, फॉर एग्जाम्पल्स कि एक बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण अगर आपको एक ऐसा पृष्ठ बनाना हो जिसकी तीव्रता कैसी हो, जिस पर तीव्रता कैसी हो, समान, तो इससे आर दूरी पर, यहां इधर आर, हर दिशा में आर, मतलब एक वृत्त बन जाएगा। ध्यान से देखो, अगर एक बिंदु आवेश लूं और बिंदु आवेश को केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींच दूं, दिमाग लगाइए, एक बिंदु आवेश लूं और बिंदु आवेश को केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींच दूं। सोचो, ये बिंदु आवेश है और इसको केंद्र मानते हुए क्या खींच दें, एक वृत्त। तो चूंकि यहां पर जो आवेश है, हर बिंदु के लिए आवेश तो यही रहेगा, और दूरी हर बिंदु की कैसी है, समान। और तीव्रता दो ही बातों पर तो डिपेंड करती है, किस किस पर, आवेश पर और दूरी पर। अब चूंकि आवेश कांस्टेंट है हर बिंदु के लिए और दूरी समान है, तो इस पृष्ठ के हर बिंदु पर, इस पृष्ठ के हर बिंदु पर तीव्रता एक जैसी है। आप सोचो, मुझे तार बनाना है, तार, तो इस तार में बहुत सारे बिंदु होंगे, एक के लिए व्रत, फिर उसके अगले के लिए व्रत। ऐसा समझो आप एक मिनट के लिए कि एक चूड़ी ले ली हमने, उसके ऊपर एक चूड़ी और रख दी, एक चूड़ी और रख दी, एक चूड़ी और रख दी, तो किसका रूप ले लेगी वो, बेलन का। किसका रूप लेगी, बेलन का। हमें दोबारा देखिए ध्यान से बोर्ड पे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ बनाना होगा। और गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा तल होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है, समान रहती है, ई कांस्टेंट रहता है। याद रखना, गाउसीय पृष्ठ पर ई कांस्टेंट होता है। सोचिए, अब आपको दिमाग में आ गया होगा शायद, तार है तो एक बेलन मान लीजिए, तार को अक्ष मानते हुए एक बेलन है, उसके अक्ष पर तार जमा दूं, तो उस बेलन का प्रत्येक बिंदु उस तार से बराबर दूरी पर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ मानते हैं। ये तो हो गया अक्ष, ये भी तो, और अब एक बेलन बना दीजिए, बढ़िया सा एक बेलन बना दो, ये लो ऐसा कुछ। अच्छा, गाउसीय पृष्ठ को हमेशा डैश डैश आकृति से बनाया जाता है, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट लाने के लिए। ठीक है, ये कहानी है। हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, और विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें एक गाउसीय पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो हमने तार को अक्ष मानकर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मान लिया। कैसा पृष्ठ मान लिया बच्चों, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इस पृष्ठ में तीन हिस्से हैं, ध्यान से देखें तो, बेलन में देखें तो ऊपर से आपको वृत्त नजर आएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है लेक्चर 1 में, याद करो। एक विद्युत क्षेत्र में आपने बेलन रख दिया था, तो पहले आपने क्लोज इंटीग्रेशन लगाया था, फिर आपने S1 S2 और S3 हिस्सों को अलग किया था। वो वाला कंसेप्ट यहाँ काम मिलूंगा, ध्यान से देखना। तो इस बेलन में हमेशा तीन हिस्से हुआ करेंगे, दो तो वृत्ताकार और एक बेलनाकार। तो इसमें तीन हिस्से हैं। एक तो ध्यान से देखो आप, ऊपर का, मैं थोड़ा डार्क कर दूं, आपको सही दिखेगा। ये नजर आया सरफेस नंबर 1, जो ऊपर का आपको हिस्सा नजर आ रहा है, जो ऊपर का जो हिस्सा मैंने डार्क किया है, क्या आपको ये वृत्ताकार हिस्सा नजर आ रहा है? तो एक तो इसमें क्या है, वृत्ताकार भाग S1, ये है। तो एक तो इस सतह को तो मान लिया हमने S1, क्या मान लिया, S1, सरफेस नंबर 1, ऊपर का वृत्ताकार भाग। ठीक है, इसी प्रकार एक आपको वृत्ताकार भाग नीचे नजर आ रहा होगा। अगर बेलन को नीचे से देखा जाए तो एक वृत्ताकार भाग बेलन में नीचे भी तो होगा। तो इसे मान लिया हमने S2,
सरफेस नंबर 2, और एक उसका जो सराउंडिंग हिस्सा है पूरे बेलन का, बेलनाकार भाग वो मान लिया, उस पर कहीं भी एक पॉइंट टिक कर दिया S3। समझ गया बात? तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए आपने तार को अक्ष मानकर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना। उस गाउसियन पृष्ठ में 3 हिस्से थे, ऊपर का वृत्ताकार भाग S1, नीचे का वृत्ताकार भाग S2 और बेलनाकार भाग S3। इन तीनों हिस्सों पर मुझे E वेक्टर और DS वेक्टर देखना है, ध्यान से देखिएगा भैया। तो इस तार पर सब पर प्लस आवेश है, तो इन सब पर धक्का देगा ये। इस पर E वेक्टर इधर धक्का दे रहा है प्लस की वजह से, इस पर E वेक्टर इधर और इस पर E वेक्टर इधर। भाई जब भी E वेक्टर निकालना है तो ये प्लस आवेश है, तीनों को हमने क्या मार दिया, धक्का। अब बात करें DS वेक्टर की, इन तीनों पॉइंटों पर, इस पर और इस पर आपको DS वेक्टर चाहिए। तो DS वेक्टर सतह के लंबत होता है, मेरी इच्छा अनुसार ऊपर नीचे मान सकता हूं। तो इसका DS वेक्टर कहां जाएगा, ऊपर की ओर। देखो सोचो, आप सोचो एक मिनट के लिए, वृत्त सा है, आप उसको देखोगे सतह ये रही, तो DS वेक्टर सतह के लंबत होता है, यानी इसका DS वेक्टर कहां जाएगा, ऊपर की ओर। DS वेक्टर ले लो, सेम इसका DS वेक्टर नीचे मान लें, और इसका DS वेक्टर, ये बेलनाकार सतह ऐसी है, खुद सतह के लंबत, यानी कि इधर हो जाएगा। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया होगा तो आगे अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, क्या किया मैं, दोबारा बताऊं, डायग्राम दोबारा बनाओ ध्यान से। दोबारा देखिएगा भाई, दोबारा देखिएगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए तार को अक्ष मानकर, ये तार है, इसका नाम है AB, प्लस आवेश है, तार को अक्ष मान लिया, और एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मान लेते हैं, ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मान लिया। बेलनाकार क्यों माना, आपको समझ में आ गया होगा। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में कितने हिस्से नजर आ रहे होंगे आपको, 3। एक तो ये रहा S1, ऊपर का जो वृत्ताकार भाग है, एक जो आपको नीचे का वृत्ताकार भाग नजर आ रहा है, ये बन गया, क्या नाम दे दो इसका, S2, और एक ये जो बेलनाकार भाग नजर आ रहा है S3। क्लियर? इन तीनों पर E वेक्टर देखने के लिए धक्का देना है, तो इसका E वेक्टर इधर, इसका E वेक्टर इधर और इसका E वेक्टर इधर, ठीक है। और DS वेक्टर रहेगा सतह के लंबत, तो ऊपर का वृत्ताकार भाग है, इसका DS वेक्टर ऊपर की ओर हो जाएगा, मतलब यहां पर E वेक्टर DS वेक्टर में कौन 90 डिग्री बन जाएगा, नीचे का वृत्ताकार भाग का DS वेक्टर नीचे की ओर हो जाएगा, यहां पर भी कौन 90 डिग्री बन जाएगा, और इसका DS वेक्टर इसकी दिशा में ही होगा, मतलब यहां कौन कितना बन जाएगा, 0। बात ये निकल के आई कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए, लैंग्वेज बोल रहा हूं, सुने एक बार, दिखाऊंगा बाद में। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए तार को अक्ष मानकर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसियन पृष्ठ के 3 भाग हैं। पहला ऊपर का वृत्ताकार भाग S1, इस पर E वेक्टर DS वेक्टर परस्पर लंबवत है। सेकंड नीचे का वृत्ताकार भाग S2, इस पर भी E वेक्टर DS वेक्टर परस्पर लंबवत है। और तीसरा बेलनाकार भाग S3, इस पर E वेक्टर और DS वेक्टर एक ही दिशा में है। क्लियर? अब लगाते हैं गाउस का नियम, ध्यान से देखना। बात करूं गाउस के नियम की, तो गाउस के नियम से कल एक फॉर्मूला आया था बच्चों, चूंकि सतह बंद है इसलिए मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DS वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ये जो आपने बेलनाकार पृष्ठ माना है बच्चों, ये बंद है, क्लोज है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन कैसा काम में लिया है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DS वेक्टर बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कहानी यहां तक? अच्छा,
अब इस क्लोज इंटीग्रेशन को आप ओपन में चेंज कर सकते हो। अगर मैं वही जो पहला तरीका है मेरा S1 S2 और S3 को अलग अलग करना चाहूं तो बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन की जगह पर सिंपल इंटीग्रेशन S1 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस फिर इंटीग्रेशन S2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फिर इंटीग्रेशन S3 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले बंद सतह थी तो क्लोज इंटीग्रेशन था, बंद को मैंने 3 अलग अलग भागों में तोड़ दिया तो ओपन इंटीग्रेशन हो गया। सिग्मा क्यू का मतलब है बंद पृष्ठ से संबंधित आवेश, तो इस पृष्ठ के अंदर ये पूरा आवेश आ रहा है क्यू, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अब सोचिए इंटीग्रेशन S1 के लिए जब आप डॉट को खोलते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को खोलेंगे तो ये आएगा ई ds, और S1 पर जो कोण है बच्चों वो कितना है 90 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हो cos 90। भाई जब डॉट को खोलते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता है ना, तो थीटा दिख जाओ S1 पर ई वेक्टर और ds वेक्टर में कोण कितने का 90 डिग्री का है, इसलिए कोण 90। ऐसे ही S2 पर कोण देख लो कितना है 90 डिग्री, तो इसको लिख दोगे S2 के लिए क्या EDS cos 90, फिर S3 के लिए क्या S3 पर कोण कितना है 0, कोण कितना है 0, ये बन जाएगा EDS cos 0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सबसे पहले मैंने गाउस का नियम लगाया जो होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर इस क्लोज इंटीग्रेशन को मैंने S1 S2 और S3 के रूप में तोड़ा, ओपन इंटीग्रेशन हो गया, सारे कोण वगैरह जमाए, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देखो इस क्यू का समाधान भी मेरे पास है, चूंकि ये जो आवेश का बंटवारा हुआ था तार पर ये लीनियर है, रेखीय है, तो लेमड़ा की बात कर लो कि लेमड़ा बराबर कितना आएगा Q अपॉन L, कितना आएगा Q अपॉन L, मानो L लंबाई पर है, तो यहां से बचगुना करके देखूं अगर मैं, तो क्या Q का मान लेमड़ा L आ गया, Q की वैल्यू कितनी आ गई लेमड़ा L। चलो जमाइए वाली वैल्यू, cos 90 कितना होता है 0, तो ये पहले वाला पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा 0 प्लस cos 90 0, तो ये पूरा हिस्सा भी कितना हो जाएगा 0 प्लस यहां आपको cos 0 दिख रहा है और cos 0 होता है 1, तो आपको देखेगा इंटीग्रेशन में क्या बचेगा EDS। पर थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि गाउसियन पृष्ठ पर E कांस्टेंट रहता है। ये जो गाउसियन पृष्ठ डिजाइन किया गया है बेलनाकार, ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि E कैसा रहे कांस्टेंट। तो अगर E कांस्टेंट है तो आपको पता है कि जो राशियां कांस्टेंट होती हैं उन्हें अवकलन समाकलन में कहां निकाल लेते हैं बाहर, मतलब मैं E को बाहर निकाल लूं इंटीग्रेशन S3 के लिए और केवल क्या बचेगा ds। बुद्धि का उपयोग करो भैया, cos 90 0 पूरा 0, cos 90 0 पूरा 0, cos 0 का मान कितना है 1, E कांस्टेंट है गाउसियन पृष्ठ की वजह से कहां निकाल लिया बाहर, केवल ds रह गया, और Q की जगह पर मैं जमा सकता हूं लेमडा L और नीचे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? अच्छा, जो S3 है वो बेलनाकार भाग है, S3 कैसा है बेलनाकार। इंटीग्रेशन ds कह रहा है, देखो ध्यान से देखना कि S3 पर जो आपने अल्पांश माना है उन सभी अल्पांशों का योग, तो भैया सभी अल्पांशों का योग होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन है बेलन, उस सतह पर आपने छोटा सा हिस्सा मान लिया और छोटे छोटे अनंत मान लिए, उन सबको जोड़ो एक तरीके से। इंटीग्रेशन का मतलब है अनंत अल्पांशों का योग, तो सब अल्पांश जोड़ के क्षेत्रफल बनाएंगे, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है बच्चों वो होता है 2πrl, 2πrl मतलब देखो ये 0 0 कोई काम का ही नहीं है, ये रहा E और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2πrl नीचे एप्सिलॉन नॉट। जो इंटीग्रेशन ds है S3 सरफेस के लिए, तो जो S3 सरफेस है चूंकि वो बेलनाकार है और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrl, इसलिए मैंने 2πrl जमा दिया। ध्यान से देखो L से
एल कैंसिल हो गया और बचा हुआ अपना आंसर बना लीजिए। तो यहां से तीव्रता निकल के आएगी ई बराबर, सोचिए आप, देखो 2 पाई आर नीचे ले जाना है, तो 2 पाई को मैंने एप्सिलॉन नॉट से मिलाया तो आपको दिखेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बच रहा है लैम्बडा, और नीचे कितना आ जाएगा आर। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? 2 पाई आर नीचे ले जाना है ना, पहले मैं 2 पाई को ले गया एप्सिलॉन नॉट के साथ में। अगर मुझे के का फॉर्मेट देना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, उसके लिए मुझे ऊपर 2 से गुणा करना होगा, तो नीचे भी 2 से गुणा करना होगा, तो नीचे 2 से गुणा करके पूरा फॉर्मेट के बन जाएगा। तो जो लास्ट फाइनल आंसर निकल के आएगा बच्चों, वो निकल के आएगा ई बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखें कि जो तार होता है, चालक तार होता है, उसकी वजह से आर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र बनता है 2k लैम्बडा बटे आर। 2k लैम्बडा बटे आर, 2 क्या है कांस्टेंट, के कांस्टेंट है 9 × 10⁻9, लैम्बडा है रेखीय आवेश घनत्व, और आर है दूरी। क्लियर बात है यहां तक? ठीक है, तो नोट करो, अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो रिवर्स करें और एक बार दोबारा सोचें, एक बार देखोगे टकाटक समझ में आ जाएगा। हेडिंग लिखे आप सेकंड हेडिंग ये बच्चों, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। ये लिखिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, और स्क्रीन पॉज करके ये वाला डायग्राम बनाइए। फर्स्ट डायग्राम बनाओ, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, ठीक है। और परिमाण ज्ञात करने के लिए स्क्रीन पॉज कर दें और आप ये पहले वाला डायग्राम बना लें पूरा अच्छी तरीके से, सुंदर फर्स्ट डायग्राम बना लें पूरा। क्लियर? चलो आगे लिखो, इसमें डायग्राम के बाद लिखना है, लिखो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम तार AB को अक्ष मानकर, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम तार AB को अक्ष मानकर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। याद रहे, इसमें गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम तार को अक्ष मानकर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम तार को अक्ष मानकर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। क्लियर? ठीक, आगे लिखो, इस गाउसीय पृष्ठ के निम्न 3 भाग हैं। इस गाउसीय पृष्ठ के निम्न 3 भाग हैं। इस गाउसीय पृष्ठ के निम्न 3 भाग हैं। नई लाइन से नंबर 1, पहला लिखिए ऊपरी वृत्ताकार भाग। पहला लिखिए ऊपरी वृत्ताकार भाग, और ब्रैकेट में S1 फर्स्ट लिखें आप, ऊपरी वृत्ताकार भाग ब्रैकेट में S1, और डैश लगा के इसमें थोड़ा सा लिख दें, है ना। ऊपरी 3 भाग है। नंबर 1 ऊपरी वृत्ताकार भाग ब्रैकेट में S1, और डैश लगा के लिखें इसमें, इस पर, मतलब जो S1 हद का है, इस पर E वेक्टर तथा DS वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। इस पर E वेक्टर व DS वेक्टर परस्पर लंबवत हैं।
विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार तार को अक्ष मानकर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 ऊपरी वृत्ताकार भाग, ब्रैकेट में S1, जिसमें लिखा आपने इस पे ई वेक्टर ds वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। नीचे सेकंड निचला वृत्ताकार भाग, नीचे लिखें दूसरा निचला वृत्ताकार भाग, निचला वृत्ताकार भाग, ब्रैकेट में S2, और बिल्कुल वही चीज लिखते हैं, इस पर ई वेक्टर ds वेक्टर परस्पर लंबवत है। स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करें ऐसे ना। दूसरा निचला वृत्ताकार भाग, ब्रैकेट में S2, इस पर ई वेक्टर व ds वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। ठीक है। और नंबर 3 लिखो बेलनाकार भाग। नंबर 3 लिखिएगा बेलनाकार भाग। नंबर 3 लिखिएगा बेलनाकार भाग, ब्रैकेट में S3, बेलनाकार भाग ब्रैकेट में S3, और इसमें लिखो इस पर ई वेक्टर व ds वेक्टर एक ही दिशा में है। बेलनाकार भाग S3, इसमें लिखना है कि इस पर ई वेक्टर व ds वेक्टर एक ही दिशा में है। ठीक है। इतना सब लिखने के बाद लिखिए गाउस के नियम से, और ऐसा लिखकर भाई यहां से यहां तक पूरा लिख दें कैलकुलेशन इसकी। गाउस के नियम से एक बार मैं वापस समझा दूं, आप 1 मिनट देखिए फिर बढ़ा देकर लिखने का प्रयास करना। गाउस का नियम कल आपको मैंने पढ़ाया है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। मैंने S1 और S2 और S3 को अलग अलग किया, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। S1 के लिए अलग, S2 के लिए अलग और S3 के लिए अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। डॉट आपको पता है कैसे खोलते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, तो S1 के लिए ईडीएस कॉस थीटा। अब चूंकि S1 पर कोण कितना है 90, तो ईडीएस कॉस 90 है। S2 पर कोण कितना है 90, तो ईडीएस कॉस 90 है। और S3 पर कोण कितना है 0, तो ईडीएस कॉस 0। कॉस 90 0 पहला पार्ट 0, कॉस 90 0 दूसरा पार्ट 0। कॉस 0 कितना आएगा 1, पर यहां ई आ गया और गाउस से पृष्ठ पर ई कांस्टेंट है, तो ई कहां आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ds रह गया, क्यों भगा दिया मैंने लैम्बडा का इस्तेमाल करते हुए। लैम्बडा का ही उपयोग क्यों किया ये आपको कल के लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि वितरण कैसा है रेखीय, और जब भी रेखीय की बात करूंगा तो मैं लैम्बडा की बात करूंगा। क्लियर। अब S3 कैसा हिस्सा है बेलनाकार, और बेलन के लिए क्षेत्रफल कितना होता है 2πrl, तो ये 2πrl जमा दिया, L ने L को मार दिया, ये आंसर आ गया। 2 से ऊपर नीचे गुणा करके आपको समझ में आ गया होगा कि E बराबर है 2k लैम्बडा अपॉन r। यहां तक बात समझ में आई सबको। ठीक है। तो स्क्रीन पॉज कर लें भैया, और ये पूरा यहां तक लिख लें, उसके बाद देखिए। तो उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा स्क्रीन पॉज करके पूरा सिस्टम। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ये बराबर होता है 2k लैम्बडा अपॉन r। फॉर्मूले में मतलब ही पता होना चाहिए। 2 कांस्टेंट, k 9 गुना 10 की घात 9, लैम्बडा याद रखो रेखीय आवेश घनत्व। लैम्बडा ना दे क्यू और एल दे तो मैं लैम्बडा निकाल लूंगा। अक्सर वो मात्रक कैसे देगा माइक्रो कूलाम बटे मीटर, तो इस माइक्रो को आपको हटाना होगा। कूलाम बटे मीटर होता है ना इसका मात्रक, और आर दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे पढ़िएगा, ग्राफ और देख लें, फिर साइडों को समाप्त करेंगे। ई और आर आपस में व्युत्क्रमानुपाती है, आपस में उल्टे हैं एक तरीके से। तो ई और आर का ग्राफ कैसा बनेगा यहां देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, शायद दिख जाएगा सबको कि ई का फॉर्मूला निकल के आया अभी 2k लैम्बडा अपॉन r। तो जो ई है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर के, उल्टा है। इसका मतलब अगर आपको ई और आर का ग्राफ डिजाइन करना है तो एक्स अक्ष पर ले लीजिए r और वाई अक्ष पर ले लीजिए ई, और व्युत्क्रमानुपाती जैसा ग्राफ बनता है वो ग्राफ बना लीजिए। तो ये बन गया किसमें, तार के लिए तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ। अच्छा एक बात और,
अगर वो ग्राफ बनवा ले ई में और 1/r में, ऐसा भी पूछ लेता है कभी कभार, इस अक्ष पे 1/r और इस अक्ष पे ई, तो ध्यान से देखो ई और 1/r तो समानुपाती है भैया, फिर ग्राफ कैसा आएगा, सीधी रेखा। ई और आर व्युत्क्रमानुपाती है और ई और 1/r कैसे हैं, समानुपाती, तो दोनों ग्राफ आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक, तो उम्मीद है आपको गाउस का पहला नियम समझ में आ गया होगा अनुप्रयोग। अगर नहीं आया है तो आप इसी वीडियो को भैया वापस एक बार और देखें, जैसे आपने काम पूरा कर लिया होगा, ठीक है, और अब आप इसको एक बार सुन के और देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आने वाले 2 लेक्चर बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। ढंग से पढ़ना उन लेक्चरों को पढ़ने से पहले, क्योंकि अब उनमें स्पीड तेज रहेगी हमारी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखें। ठीक है, तो भैया घर पर ध्यान से पढ़ें और अपना पूरा काम करते रहें। धन्यवाद।